Hi friends, how are you? Welcome to our channel Sukoon FM. I hope you all are okay. आपको भी लगा होगा कि ये शुरुआत में आज हमने कोई और कहानी तो नहीं शुरू कर ली। तो दोस्तों हमारी कहानी वही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात को सबने मिलकर रोशनी के अंदर नई ऊर्जा को भर दिया था। रोशनी अब बिल्कुल तैयार थी आज की लड़ाई लड़ने के लिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे परिसर में हलचल तेज हो चुकी। हर कोने में जैसे ऊर्जा भर गई थी। एक और सूरज की हल्की रोशनी धरती पर अपनी चादर फैला रही थी। वहीं दूसरी ओर युवराज, राधिका, रोशनी, सिंधु, राशि सभी अपने अपने जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो गए थे। आज का दिन खास था। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था बल्कि एक असंभव को संभव बदलने का तरीका भी था। रोशनी जो अब तक शवर लेवल के 4 स्टेज की फाइटर थी, आज उसे एक राइजिंग सेंट लेवल के फाइटर से मुकाबला करना था। लेकिन रोशनी अकेली नहीं थी। उसके पीछे खड़ा था उसका परिवार, जिसमें युवराज उसका मार्गदर्शक था, राधिका उसकी ताकत और सिंधु और राशि उसकी सखियां, और सभी एकजुट हो गए थे। रात की चिंताओं के बाद सुबह उम्मीदों की रोशनी लेकर आई थी। युवराज ने रोशनी को खास तौर पर एक विशेष मूव सिखाया था, एक ऐसा तकनीक जो बल की नहीं बल्कि बुद्धि और ताकत की मांग करती थी। यह मूव गोल्डन पल्म ब्लॉक था, और जो तकनीक सामने वाले के किसी भी तेज और घातक हमले को कलाई के गोल घुमाव और पैरों की स्थिति बदलकर ब्लॉक करने में मदद करती थी। इस मूव का असली कमाल इसकी गति और समय पर निर्भर करता था। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी, आज पहले राउंड में तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ उसे पढ़ना है। कुछ मत करना, बस ब्लॉक करना। उसकी स्ट्रेटेजी को समझो, क्योंकि उसके पेट वाला हिस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मगर वो कब, कैसे और किस एंगल से खुला मिलेगा, ये जानने के लिए हमें पहले उसके पैटर्न को देखना होगा। राधिका ने रोशनी के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हारे अंदर जो साहस है वो किसी भी लेवल के फाइटर से कम नहीं। याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सिंधु ने अपना हाथ रोशनी के पेट पर रखा और कहा, तुम्हारा शरीर भले ही थक जाए, लेकिन तुम्हारा मन मजबूत रहेगा। जब तक तुम डर महसूस करो, अपने सांस को मजबूत रखना। राशि ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस पहले 3 मिनट तक टिकना है, इसके बाद तुम उसके मूव्स को पहचानने लगोगी। रिंग के पास आते ही रोशनी ने गहरी सांस ली। उसने अपने मास्क को थोड़ा सा कसकर बांध लिया और अपनी हथेलियों पर एक दूसरे की रगड़ी। आंखें बंद कर मन ही मन उन सभी तकनीकों को याद करने लगी जो उसने सीख ली थी। स्टेडियम की सीटों पर बैठा हर दर्शक सन्नाटे में था। उन्हें शायद लग रहा था कि ये एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रोशनी अकेली नहीं है। रेफरी ने जैसे ही दोनों फाइटर को रिंग में आने का संकेत किया, युवराज ने अंतिम बार कहा, याद रखो, गोल्डन पल्म ब्लॉक। अपने शरीर के केंद्र को संतुलित रखना और आंखें उसकी कोहनी और कंधे की गति पर रखना। उसका आवाज वहीं से शुरू होता है। रोशनी अब तैयार थी। इतने में रेफरी की आवाज आई, कंटेस्टेंट नंबर 3 to 5 और कंटेस्टेंट नंबर 2 to 1 रिंग को बीचों बीच आ जाएं। पहला राउंड शुरू होने वाला है। यह आवाज जैसे ही हवा में गूंजी, रिंग के दोनों छोरों पर खड़े फाइटर हरकत में आ गए। कंटेस्टेंट नंबर 3 to 5 एक उभरता हुआ राइजिंग सेंट लेवल का फाइटर था, जिसके चपल कदमों में साहस और निगाहों में एक अग्नि चमक रही थी। वहीं दूसरी ओर खड़ी कंटेस्टेंट नंबर 2 to 1 रोशनी अपने अपने कोनों से धीरे धीरे चलते हुए एक टूट नजर के साथ एक दूसरे के निकट पहुंचे। रिंग के बीचों बीच अब केवल 2 ही लोग आ गए थे। रोशनी ने थोड़ी देर अपनी सांसें रोकी, फिर आगे बढ़कर अपना दाएं हाथ बढ़ाया। 325 ने भी बिना हिचक हाथ मिला लिया। उसके हाथों की पकड़ एक पल को जैसे समय को रोक रही थी। इसके बाद दोनों ने मार्शल आर्ट की परंपरा का पालन करते हुए एक साथ गर्दन झुकाकर एक दूसरे को झुककर प्रणाम किया। यह क्षण अपने आप में एक सौम्यता और सम्मान का प्रतीक था। 2 फाइटर जो एक दूसरे के अस्तित्व को, उनके संघर्ष को और उनकी भावना को स्वीकार कर रहे थे। अब जब उनकी आंखों में केवल एक जगह टिकी थी, रेफरी के हाथ पर जो हवा में उठा हुआ था, हवा स्थिर थी और दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। चारों ओर गूंजता हुआ सन्नाटा केवल दिलों की धड़कनों को महसूस करने दे रहा था। जैसे ही रेफरी का हाथ हवा से नीचे गिरा, मानो पूरा स्टेडियम में बिजली दौड़ गई। दर्शकों की सांसें थमी की थमी रह गई और आवाजें गूंजने लगी, लेकिन रिंग के भीतर एक सन्नाटा छाया हुआ था। पहला राउंड शुरू। कंटेस्टेंट नंबर 325 बिजली की गति से एक जगह से उछला। उसके चाल में न कोई हिचकती, न ही कोई झिझक। वैसे दौड़ा जैसे उसके रगों में लहू नहीं, आग बह रही हो। उसके तेज कदम, तेज तर्रार आंखें और विरोधी को पहले ही वार में तोड़ देना चाहती थी। रोशनी को यह आभास पहले से था कि पहला हमला बहुत घातक होगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। हालांकि उसके अंदर की धड़कनें तेज चल रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और आंखें बंद करके एक क्षण आंखें रोक ली और फिर गोल्डन पाम ब्लॉक यूज कर लिया।
युवराज की सिखाई हुई वो तकनीक उसके हाथों में समा चुकी थी। जैसे ही 325 का घातक मुक्का उसकी छाती की ओर आया, रोशनी ने अपने दोनों हथेलियों को एक खास मुद्रा में जोड़कर उसे रोक लिया। धड़ाम! एक तेज आवाज के साथ उसका ब्लॉक 325 के वार को रोकने में सफल रहा। पूरे स्टेडियम में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। 325 ने भी एक क्षण को अपनी बाहें चुड़ा ली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वाह, ये ब्लॉक तो मैंने आज पहली बार देखा है। वो पीछे हट गया। उसके अगले ही पल एक जोरदार मारने के लिए वो फिर आगे आया। इस बार उसके जांघों की मांसपेशियां तन चुकी थी। उसकी एड़ी में पूरी ताकत थी, लेकिन रोशनी डरी नहीं। उसने अपनी सांसों को फिर से केंद्रित किया और ध्यान की तकनीक में आ गई। उसने दूसरी बार भी हमला ब्लॉक कर दिया। गोल्डन पाम ब्लॉक की एक स्टाइल में वो ब्लॉक करती जा रही थी। इस बार उसने ब्लॉक के साथ एक अनवांटेड स्लाइडिंग स्टेप का प्रयोग किया, जिससे वो 325 के वार से न केवल बची बल्कि अपनी पोजीशन को भी बदल गई। युवराज और उसकी टीम दर्शक गैलरी में ये देखती रह गई। ये तो युवराज की आंखें चमक उठी। इसने उस ब्लॉक को मेरी तकनीक से मिलाकर एक नया स्टेप बना लिया। राधिका ने मुस्कुरा कर कहा। इसने ध्यान लगाया है। रोशनी डरी हुई है, लेकिन डर को अपनी शक्ति में बदल रही है। वहीं रिंग में अब 325 थोड़ी गंभीर हो गया था। उसने महसूस किया कि सामने जो लड़की खड़ी है वो केवल सबर स्टेज 4 की नहीं, उसमें आत्मा की स्थिरता है। तो चलो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं, 325 ने खुद से कहा। एक बार उसने लगातार 3 वार की, एक पंच, एक किक और फिर एक घूमती हुई कोहनी। उसने तीनों वार बहुत तेज किए और उसके साथ वो भी हवा भी कांप उठ रही थी। लेकिन रोशनी अब पूरी तरह से चौकस थी। पहला वार उसने गोल्डन पाम से रोका, दूसरे को उसने जमीन पर रोल करके बचाया और तीसरे वार से पहले ही उसने 325 की पोजीशन पहचान कर नेक ड्रॉप डंकिंग तकनीक का प्रयोग किया, जो उसने राधिका से सीखी थी। 325 को फिर से वार खाली जाता हुआ देखकर चिढ़ होने लगी थी, लेकिन उसने अभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। भीतर ही भीतर रोशनी की सांसें भी तेज हो रही थी। उसका शरीर थकने लगा था। हर वाल और हर ब्रोक ऊर्जा से लगातार उनकी ऊर्जा भी खत्म हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वही दृढ़ता थी। वो केवल एक बात दोहरा रही थी, पहले राउंड में हमला नहीं करना, उसकी रणनीति को समझना है। और ठीक वैसा ही हो रहा था। 325 के हर मुंह में एक पैटर्न था। वो हर तीसरे वार पर अपनी रफ्तार कम करता जा रहा था और अपने पेट पर वार होने से लगातार अपने आप को बचा रहा था। यही तो इसकी कमजोरी है, रोशनी ने उसका पूरा निरीक्षण करते हुए मन ही मन कहा। इतने में रेफरी की गंभीर और संतुलित आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। पहले राउंड का समापन होता है। दोनों फाइटर्स ने जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन न तो कंटेस्टेंट नंबर 221 ने कोई वार किया, न ही कंटेस्टेंट नंबर 325 अपने किसी भी हमले में सफल रहा। अतः ये राउंड ड्रा घोषित किया जाता है। इस घोषणा के साथ पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दर्शकों को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की, जिसे उन्होंने शायद पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था, आज एक खतरनाक फाइटर से बराबरी का मुकाबला कर रही थी। रोशनी हाँफ रही थी, पसीने से तरबतर, लेकिन खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। 325 ने भी उसकी ओर देखा और मन ही मन स्वीकार कर लिया कि मैं तो इसे टीम शिवाय की सबसे कमजोर कंटेस्टेंट समझता था। ये लेकिन साधारण लड़की नहीं है। रेफरी ने फिर घोषणा की। अब अगले राउंड से पहले ही दोनों फाइटर्स को 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। दोनों कंटेस्टेंट अपने अपने कॉर्नर में लौट जाएं। 325 और 221 दोनों थके हुए, पसीने से लथपथ, लेकिन फिर भी पूरी तरह धीरे धीरे अपने कॉर्नर की ओर आ रहे थे। रोशनी के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसके भीतर चल रही भावनाओं की आंधी को उसने आंखों में नहीं आने दिया। वहीं दूसरी ओर 325 भी गहरी सांसें लेते हुए बैठ गया, मानो उसकी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जैसे ही रोशनी अपने कॉर्नर में आई, युवराज और राधिका तेजी से उसके पास पहुंचे। साथ में सिंधु और रोशनी और राशि भी पानी के लिए ठंडी ठंडी पटिया लेकर खड़ी हो गई थी। रोशनी, तुमने कमाल कर दिया, लेकिन अब समय है असली स्ट्रेटेजी का, युवराज ने वहां पर पहुंचते ही कहा। राधिका ने झुककर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने पहला राउंड वैसे ही खेला जैसे तय हुआ था, केवल बचाव, केवल निगरानी। अब हमें पता चल गया है कि 325 के मुंह में क्या पैटर्न है। वो पेट के दाएं बाएं हिस्से से वार करने से बचता है। इसका मतलब वही उसकी कमजोरी है। अगले राउंड में वही वार करना है, लेकिन सावधानी से। फिर युवराज ने कहा, और सुनो, वो हर तीसरे मुंह पर अपना स्टेमिना धीमा करता है, वहीं तुम उसे टारगेट कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी असली सतर को भी अभी पूरी तरह से उजागर नहीं करना, अभी भी छुपे रहो। रोशनी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। समझ गई, इस बार वार भी होगा और हिसाब भी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या रोशनी फाइट जीत पाएगी?
क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों 342वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रोशनी और 325 की फाइट शुरू हो चुकी थी। पहला राउंड खत्म हो चुका था। युवराज और रोधिका रोशनी की आगे की स्ट्रेटेजी समझा रही थी। तभी दूसरी ओर टीम काशी के कॉर्नर में भी तैयारियां तेज थी। वहां टीम काशी का लीडर और सबसे खतरनाक फाइटर कंटेस्टेंट नंबर 172 जयकाल पंत खड़ा था। वह कोई सामान्य फाइटर नहीं था, वह संत लेवल एक्सपर्ट था जिसने कई खिताब अपने नाम किए थे। उसकी आंखों में सिर्फ जुनून नहीं, चालाकी भी थी। जयकाल के चारों और उसके टीम के मेंबर 325 को घेरे खड़े थे। वो गंभीर स्वर में बोल रहा था, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगा कि 221 ने अपना असली स्तर छुपाया हुआ है? 325 ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मुझे लगा कि वो सिर्फ ब्लॉक कर रही थी, लेकिन उसकी ब्लॉक साधारण नहीं है, उसमें गहराई है। एक ऐसा हो जैसे किसी अलग लेवल की फाइटर हो। जयकाल की आंखें सिकुड़ गई। उसने कहा, ठीक है, यही बात मुझे भी खटक रही है। हम सब ने टीम सिवाय को कम आंका है। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं, उनके हर सदस्य में कुछ विशेष है और मुझे यकीन है कि टीम हमारे रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन सकती है। टीम काशी के एक और सदस्य कंटेस्टेंट 165 ने एक लड़की थी, उसने पूछा, तो अब क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी? जयकाल ने मुस्कुरा कर कहा, अब रॉकी यानी कंटेस्टेंट नंबर 3 to 5 तुम एक से एक तेज वार से जल्दी 2 to 1 को हराओ। फिर हम एक एक करके उनके हर सदस्य को चैलेंज करेंगे। इसके बाद पहले ये काजल यानी कंटेस्टेंट नंबर 165 कंटेस्टेंट नंबर 193 को चैलेंज करेगी। उसके बाद मैं कंटेस्टेंट नंबर 089 को चैलेंज करूंगा। 325 ने फिर पूछा, लेकिन अगर 221 वाकई उस स्तर की फाइटर है तो? जयकाल ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें भी अपनी सारी ताकत झोंकनी होगी। अगर हार गए तो समझो पूरा मिशन डूब गया। अब यह सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, एक युद्ध बन गया है। स्टेडियम की बत्तियां थोड़ी थोड़ी मध्यम हो चुकी थी। दर्शक अपनी जगह पर बैठे कुछ सुस्ता रहे थे, लेकिन ज्यादातर अब भी उत्सुक थे। अगले राउंड में क्या होगा? क्या वाकई 221 हमला करेगी या 325 की रणनीति रंग लाएगी? और फिर रेफरी अपनी फाइल देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, वो अपने आप से बुदबुदाया। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का वो क्षण अत्यंत रोचक और संवेदनाओं से भरा हुआ था। पूरा स्टेडियम अब दूसरे राउंड के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। दर्शक गैलरी में बैठे हर व्यक्ति की नजर रिंग के केंद्र पर टिक गई थी। 325 और 221 यानी रोशनी और दोनों अपने अपने कोनों से निकलकर मध्य में आ गए थे। रेफरी ने गंभीर घोषणा करते हुए कहा, अब शुरू होगा इस मुकाबले का दूसरा राउंड। दोनों फाइटर अपने अपने स्थान पर तैयार हो जाएं। दोनों फाइटर ने एक बार फिर से दूसरे की आंखों में देखा। 325 की आंखों में क्रूरता थी, जबकि रोशनी की आंखों में अब डर नहीं था। वह अब दृढ़ निश्चय थी और उसे अपने भीतर की गहराई से मिल रहा था। यद्यपि उसके स्तर को लेकर हर किसी को शंका थी, परंतु उसका आत्मबल अपने चरम पर पहुंच गया था। रेफरी ने जैसे ही अपना हाथ नीचे किया, दूसरे राउंड की शुरुआत हो गई। 325 जो पहले ही राउंड में सिर्फ ताकत से खेल रहा था, अब तेजी से रोशनी की दिशा में बढ़ गया। उसकी चाल पहले से आक्रामक थी। उसके कदमों की गति, हाथों की मुद्रा और संतुलन सब कुछ एक संत लेवल के विशेषज्ञ की तरह दर्शनीय था। इस बार रोशनी भी तैयार थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक विचित्र सी शांति भी थी। अब यह सिर्फ मुकाबला नहीं कर रही थी। और वो जैसे ही 325 ने उस पर वार किया, रोशनी ने बिना देर किए अपने हाथों को जोड़ते हुए उस पर गोल्डन प्लम ब्लॉक का प्रयोग किया। लेकिन इस बार उसमें से एक छोटा सा परिवर्तन किया। उसने अपनी हथेलियों की दिशा को थोड़ा तिरछा कर दिया, जिससे वार को न केवल रोका जाए बल्कि उसका वेग भी विरोधी की तरफ मोड़ा जाए। 325 को प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसका वार पलटकर उसके संतुलन से बाहर जा चुका था। यह देखकर दर्शक में एक बार फिर हलचल मच गई। ये क्या था? वाओ, ये तो बहुत अच्छा लड़ रही है, एक दर्शक ने चौंक कर कहा। दूसरे दर्शक ने फिर कहा, ये उस ब्लॉक का नया वर्जन था, रिफ्लेक्स ब्लॉक। इसे तो मैंने भी पहली बार देखा है भाई। युवराज भी राधिका की ओर देख रहा था। युवराज ने सहमति में सिर हिलाकर राधिका से कहा, हमें भी ये मूव सीखना चाहिए। कम ताकत में ज्यादा प्रभाव का असली कला है। रिंग में 325 अब रोशनी को हल्के में नहीं ले रहा था। उसने फिर से एक कॉम्बिनेशन अटैक किया। 3 पंच एक साथ मारे, पर रोशनी ने अपनी गति और सटीकता से उन सभी वारों को डोज कर दिया। इस बार उसने केवल रक्षात्मक मुद्रा में रहते हुए 325 का पैर जमीन से उठा हुआ था, तभी उसके पेट के मध्य भाग पर एक जोरदार सनराइज पंच दे मारा। उसका यह वार इतनी तेजी से इतने स्टीक बिंदु पर लग गया, 325 का शरीर हवा में हल्का सा उठा और वो पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ गिर गया।
पूरे स्टेडियम में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अचानक तालियों की गूंज उठने लगी। टीम सवाई के सदस्य विशेषकर सिंधु और राशि खुशी से झूम उठे। ये तो वही मूव है जिसे युवराज जी ने सिखाया था, सनराइज पंच, इतना स्टिक और इतने सुंदर तरीके से मारा है, वाह मैं तो दंग रह गई। सिंधु ने जोर से कहा। राधिका ने भी कहा। इस वार ने न केवल 325 को झटका दिया बल्कि अब वो रोशनी को कमतर आंकने की भूल नहीं करेगा। 325 उठकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर अब तनाव था। वो समझ चुका था कि रोशनी केवल एक सबर लेवल स्टेज 4 की कंटेस्टेंट नहीं थी, उसके भीतर जो क्षमता थी वो उससे कहीं ऊंची थी। अब रिंग में अंतिम 2 मिनट बचे हुए थे। 325 ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार उसके वारों में स्पष्ट रूप से झिझक थी। रोशनी ने इस झिझक को पहचान लिया और इसी का लाभ उठाकर 3 तेज मूव में उसे घेर लिया। एक टर्निंग किक, एक ब्लॉक और अंत में एक जोरदार स्पिनिंग बैकफुट जिसने 325 को रिंग के कोने में पहुंचा दिया। रेफरी ने तत्काल राउंड की समाप्ति घोषणा की और इस बार किसी को भी निर्णय का इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही रेफरी ने रोशनी का हाथ उठाया और कहा, दूसरे राउंड की विजेता है विजेता नंबर 221। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज उठी। रोशनी की आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक राउंड की जीत नहीं, और ये उसके साहस और उसके गुरु सीनियर अभिमन्यु की दी हुई शिक्षा और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास की जीत थी। टीम काशी के कोने में बैठे 172 यानी जयकाल पंत की आंखें सिकुड़ गई थी। अब वो जान चुका था कि टीम सिवाय को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। रेफरी ने आगे स्पष्ट करते हुए घोषणा की, अब दोनों फाइटर्स को अगले राउंड के लिए 15 मिनट का विश्राम दिया जाता है। कृपया अपने अपने कोने में लौट जाएं। दोनों फाइटर रोशनी और 325 बिना एक दूसरे की आंखों से नजर हटाए गहरी सांस लेते हुए अपने अपने कोनों में आ गए। रोशनी जब अपने कोने में पहुंची तो पूरी टीम युवराज, राधिका, सिंधु और राशि वहीं पहले से खड़े थे। युवराज की आंखों में संतोष और गर्व की चमक थी। वह तुरंत झुका और रोशनी का कंधा पकड़ते हुए मुस्कुरा कर बोला, तुमने कमाल कर दिया रोशनी, वो झटका अब तुमने उसके कोहने को मोड़ पर फेंका। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो रोशनी है जो कुछ घंटे पहले तक डरी हुई थी। राधिका ने भी उसकी पीठ थपथावे और बोली, तुमने आज सच में साबित कर दिया कि तुम्हारे भीतर कितना दम है, लेकिन याद रखो ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरा राउंड बाकी है और इस बार वो तुम्हारी कमजोरी को भांपने की कोशिश करेगा। सिंधु और राशि ने धीरे धीरे गीले तौलिए से उसकी गर्दन और चेहरा साफ किया। उसके बाद उसे खास जड़ी बूटियों का अर्क दिया जिसे राधिका ने खुद बनाया था। वहीं दूसरी और टीम काशी के कोने में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। रोकी सांसें तेज ले रहा था, उसका पसीना भी से चेहरा भीग गया था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक था उसके पास खड़ा जयकाल। जयकाल ने गुस्से में रोकी की ओर देखा और लगभग दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था वो लड़की का आसान शिकार है? वह तुमसे 2 कदम आगे निकली, लेकिन अब वक्त है उसकी कमजोरी पर वार करने का। रोकी ने थकावट भरी आवाज में कहा, लेकिन वो तो हर ब्लॉक को बखूबी से कंट्रोल कर रही है, मुझे उसका कोई कमजोर पहलू समझ नहीं आ रहा। जयकाल ने आंखें संकीर्ण करते हुए गहरी निगाह से रोशनी की ओर देखा जो अपने कोने में बैठी थी। फिर उसने आंखें मूंदी और बोला, हर फाइटर की एक कमजोरी होती है और उसकी कमजोरी है उसका सिर। जब वो तोज ब्लॉक करती है और उसका सिर थोड़ा ऊपर उठता है और एक पल को उसकी नजरें सामने वाले से हट जाती है, बस वही मौका है तुम्हारा। सिर पर 2 वार, एक बाएं तरफ एक दूसरा मस्तक के ऊपरी हिस्से पर, देखना वो अपने आप लड़खड़ा जाएगी। रोकी ने धीरे से सिर हिलाया, उसे अब अपनी दिशा साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी और युवराज की नजरें लगातार टीम काशी की गतिविधियों पर थी। उसकी तेज नजरों ने देख लिया कि कंटेस्टेंट नंबर 172 जो आमतौर पर किसी भी फाइट में दिलचस्पी नहीं लेता, इस बार कितनी गंभीरता से 325 को समझा रहा था। युवराज ने फौरन राधिका की ओर झुकते हुए कहा, राधिका मुझे लगता है कि उन्होंने रोशनी की कमजोरी पकड़ ली है। कंटेस्टेंट नंबर 172 बहुत देर से उसे घूर रहा है। राधिका ने गंभीर स्वर में कहा, हमें रोशनी को तुरंत चेताना होगा, उसे अपने सिर की रक्षा को लेकर सतर्क होना होगा। युवराज ने तुरंत रोशनी की ओर मुड़ते हुए कहा, रोशनी ध्यान दो, अब तुम अगली बार रिंग में जाओगी तो अपने गर्दन और सिर को बिल्कुल स्थिर और झुका कर रखना। कोई भी ब्लॉक करते वक्त सिर का मूवमेंट कम से कम रखना। वो अब तुम्हारे सिर पर वार करने के लिए सोच रहे हैं। रोशनी ने गहराई से सांस ली, उसकी आंखों में फिर से वही भय की झलक आ गई। उसने चुनौती की घोषणा के समय महसूस किया था, लेकिन इस बार उस भय के साथ एक चिंगारी भी थी। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या रोशनी तीसरा राउंड जीत पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।
दोस्तों 343वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने रोशनी को पूरी बात बता दी थी। रोशनी ने अपने टीम की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोली, आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, अब मैं तीसरे राउंड को जीत कर दिखाऊंगी। युवराज ने आगे हाथ बढ़ाए और सभी ने साथ मिलकर अपनी हथेलियां उस पर रखी। राधिका ने भावनाओं से भरी आवाज में कहा, टीम शिवाय का मतलब ही यही है, त्याग, शक्ति और आत्मबल। हम साथ हैं और हम जीतेंगे। जयकाल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, मानो वो पहले ही अपनी जीत का स्वाद चख रहा हो। सारा स्टेडियम एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, मानो हवा भी थम गई हो। रेफरी ने अपनी जगह से उठते हुए हाथ ऊपर उठाया और ऊंची आवाज में फिर से घोषणा की, तीसरे और अंतिम राउंड की शुरुआत होती है। दोनों कंटेस्टेंट आ जाएं और तीसरे राउंड की शुरुआत करें। ये सुनते ही दर्शकों की भीड़ में हलचल शुरू हो गई। सभी की निगाहें अब एक ही बिंदु पर टिकी थी, रिंग के बीचों बीच खड़े दो फाइटर्स पर। एक और थी रोशनी और टीम शिवाय की चमकती हुई तलवार, जिसने पिछले राउंड में अपने साहस और रणनीति से सबका दिल जीत लिया था। दूसरी ओर था 325 यानी रॉकी, टीम काशी का गर्व, जिसकी ताकत और आक्रमण ने इस टूर्नामेंट में कई दिग्गजों को धूल चटा दी थी। जैसे रेफरी ने अपना हाथ नीचे किया, तीसरा राउंड शुरू हो गया। दोनों फाइटर एक पल को भी नहीं रुके और रॉकी ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए रोशनी पर पहला हमला किया। लेकिन रोशनी पहले से सतर्क थी। उसने युवराज और राधिका की दी हुई सलाह को अपने मन में बैठा लिया था। रॉकी के हर वार को सावधानी से ब्लॉक कर रही थी। खासकर वो उसके सिर की ओर आ रहा था। गोल्डन पाम ब्लॉक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो हर वार को रोक रही थी, लेकिन एक एक करके वार भारी होते जा रहे थे। रॉकी अब सीधा उसके सिर को ही निशाना बना रहा था, जैसे उसे अब सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा हो। रॉकी ने पीछे खड़ा जयकाल बार बार चीख कर कह रहा था, सिर पर मारो, सिर पर, वही उसकी कमजोरी है। रोशनी अब बुरी तरह से थकने लगी थी। उसके हाथ कांपने लगे थे, सांसें तेज होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। युवराज और राधिका अपने अपने कोनों से चिल्लाकर उसे हौसला दे रहे थे। रोशनी, डरो मत, बस बचाओ खुद को, वक्त बिताओ। हम जीत नहीं सकते तो भी खुद तुम अपने आप को बचा सकती हो। लेकिन वक्त जैसे थमने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरे राउंड को अब 15 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे। रॉकी की आक्रामकता बढ़ती जा रही थी और रोशनी की ऊर्जा घटती जा रही थी। वो अब केवल डिफेंसिव मोड में थी। उसका हर कदम अब उसके साहस का परिचय बन गया था। अचानक एक मौका आया जब रॉकी ने बाएं हाथ से झटका दिया और दाएं हाथ में ऊर्जा भरते हुए एक जबरदस्त पंच की तैयारी की। रोशनी इसे भांप लिया, लेकिन उसकी चाल थोड़ी देर के लिए चली। रॉकी का वो पंच जोरदार उसके सिर के बाईं ओर जा लगा। धड़ाम! रोशनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर कांप उठा और वो जमीन पर गिर पड़ी। स्टेडियम एक पल के लिए सन्न हो गया और रेफरी ने तुरंत रिंग की ओर दौड़ लगाई। 1, 2, 3, 9, 10। रेफरी ने सीधा हवा में हाथ उठाया और घोषणा की, नॉकआउट! तीसरे राउंड में 325 विजेता घोषित किया जा रहा है। स्टेडियम में कुछ सेकंड के लिए चुप्पी के बाद तालियां और सीटियां गूंज के फैल गई, लेकिन टीम शिवाय के कोने में शोक का माहौल था। युवराज तेजी से रोशनी के पास दौड़कर गया। उसने घुटनों पर बैठकर उसके सिर को अपने हाथों में ले लिया। रोशनी, रोशनी सुनो, मेरी बात सुनो। हम हार गए तो क्या हुआ, तुमने बहुत अच्छा किया। रोशनी! युवराज की भी आवाज कांप रही थी। राधिका और बाकी टीम के सदस्य भी उसके पास आ चुके थे। राधिका ने रोशनी की नब्ज जांचते हुए कहा, धड़कन धीमी है लेकिन वो होश में आ सकती है। टीम काशी की ओर जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन रॉकी की आंखों में संतोष नहीं था। उसने सिर झुकाकर रिंग छोड़ दिया। शायद वो जानता था कि ये उसकी जीत का क्षण है और उसके ओपोनेंट पहले ही थकान और मानसिक दबाव से जूझ रही थी। टीम शिवाय के लिए ये हार नहीं बल्कि सीख थी और एक नई रणनीति का जरूर संकेत था। युवराज ने रोशनी की बंद पलकों को देखकर कहा, तुम हारे नहीं हो, तुमने हमें सिखाया है कि अंत तक कैसे लड़ा जाता है। राधिका ने बिना समय गवाए अपनी सुइयों की छोटी सी डिब्बियां निकाली और अपनी विशेषज्ञता का परिचय देते हुए अत्यंत सटीकता के साथ रोशनी के शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर सुइयां लगाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एकाग्रता की ऐसी छवि थी जैसे किसी ऋषि का ध्यान। और सुइयों की बारीकी से लगने के बाद उसने अपने बैग में से कुछ दुर्लभ जोड़ी बूटियां निकाल ली। उन्हें भी सावधानी पूर्वक पीस कर रस निकाला और रोशनी के होठों पर टपकाया। रस का असर कुछ ही क्षणों में दिखने लगा और रोशनी के होठों पर हलचल हो गई। उसके पलकें थपथपाई और वो भी अचेत थी, लेकिन राधिका ने गहरी सांस ली और उसके मन को शांत किया। इस बीच युवराज ने तुरंत सिंधु और राशि को आवाज लगाई, तुम दोनों स्ट्रेचर लेकर आओ, जल्दी से। सिंधु और राशि ने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत चली गई और स्ट्रेचर को लेकर वहां पर आ गई। युवराज ने रोशनी को बहुत ही सावधानी से अपनी बाहों में उठाया। उसकी सांसों की गति को ध्यान में रखते हुए उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और गंभीर स्वर में कहा,
तुम दोनों इसे इसके कमरे में ले जाओ। राधिका तुम भी साथ जाओ, इसका आगे का इलाज जारी रखो। सिंधु और राशि अपने गुरुदेव की आज्ञा को मानकर उसको उसके रूम में लेकर चल पड़ी। राधिका को क्षणों के लिए पीछे रुकी। उसका मन बेचैन था, परंतु वो जानती थी कि अब युवराज क्या करने वाला है। उसने उसकी आंखों में धधकती ज्वाला देखी थी जो प्रतिशोध की चिंगारी में पैदा हुई थी। राधिका ने धीरे से कहा, युवराज अपना ध्यान रखना, गुस्से में अपना आपा मत खो देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सामने वाले को मार ही डालो। युवराज उसकी आंखों में भरोसा और स्नेह का सागर देखकर एक पल को ठिठक गया। उसे खुद आश्चर्य हुआ कि राधिका उस पर इतना विश्वास करती है, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राधिका भी उसकी दृढ़ता से आश्वस्त हो गई थी और धीमी चाल से सिंधु और राशि के पीछे निकल गई। वो जानती थी कि यहाँ जो होने वाला था वो सिर्फ एक फाइट नहीं थी, एक चेतावनी लग रही थी। युवराज अब अकेला खड़ा था। रिंग के बीचों बीच उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में एक भयंकर तूफान छिपा हुआ था। और टीम काशी के सभी सदस्यों की ओर देख रहा था, जैसे वो एक एक को चुनौती दे रहा हो। उसकी नजरें सीधे जाकर उस शख्स पर टिक गई जिसे लोग कंटेस्टेंट नंबर 172 कहते थे, यानी जेकाल पंथ, काशी टीम का सेनापति। और वो सिर्फ रोशनी की फाइट नहीं थी, टीम सिवाय की प्रतिष्ठा की फाइट बन गई थी। युवराज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में एक अलग ही दृढ़ता थी, आंखों में जलता हुआ प्रतिशोध का अंगारा और होठों पर तना हुआ एक अदृश्य संकल्प। पेड़ की फुसफुसाहटें थम गई, जैसे पूरा स्टेडियम उसकी अगली बात का इंतजार कर रहा हो। युवराज ने बिना किसी संकोच के ऊंची आवाज में कहा, मैं टीम काशी के हर सदस्य को चुनौती देता हूं। सबसे पहले मैं फाइट करूंगा कंटेस्टेंट नंबर 165 से। तो जैसे ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा स्टेडियम दंग रह गया। सभी की निगाहें अब उसी शख्स पर टिक गई थी जिसने अभी कुछ देर पहले अपनी टीम की एक मजबूत सदस्य को खो दिया और वो अकेले एक पूरी टीम को लेकर ललकार रहा था। रेफरी कुछ क्षणों तक युवराज की आंखों में झांकता रहा। वो समझ गया था कि इस समय उसके सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण कंटेस्टेंट नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी है जो फटने ही वाला था। रेफरी ने गहरी सांस ली और मंच के बीच में आते हुए स्पष्ट घोषणा की, जैसा कि आप लोगों ने सुना, कंटेस्टेंट नंबर 089 ने टीम काशी को चुनौती दी है और सबसे पहले कंटेस्टेंट नंबर 16 को बुलाया है। अब यह मुकाबला शुरू होता है। दोनों प्रतिभागियों को 5-5 मिनट की तैयारी का समय दिया जाता है। भीड़ में एक बार फिर हलचल मच गई। तैयारियों की गूंज और उत्सुक निगाहें और कुछ के चेहरे पर डर और हैरानी के भाव पर हर कोना युवराज की साहसिक घोषणा से प्रभावित हो गया था। नीचे खड़ी कंटेस्टेंट नंबर 165 काजल एक पल के लिए स्थिर हो गई थी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। वो जानती थी कि उसे राधिका से भिड़ने की उम्मीद थी, जो उसके लेवल की कंटेस्टेंट थी, लेकिन अब उसे युवराज के सामने खड़ा होना था जिसका लेवल किसी को भी नहीं पता था, लेकिन उसकी शक्ति को देखकर अच्छों को होश उड़ रही थी। काजल की आंखों में एक झिझक थी, एक डर जो उसकी साहसी फाइटर के भीतर अनजाने शत्रु के सामने खड़ा होने से पहले होता है। लेकिन तभी उसके पास जेकाल आया और टीम काशी का नेता जो उसकी निगाहों में गहराइयों से देख ले रहा था। जेकाल ने काजल के कंधे पर हाथ रखा और सीमित स्वर में कहा, काजल तुम्हें बस डिफेंसिव फाइट करनी है, उस पर वार मत करना। तुम्हें केवल उसके ज्यादा से ज्यादा मूव्स को ब्लॉक करना है जिससे उसका स्कोर कम हो। चाहे तुम हार भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर कोई नहीं कर सकता। क्या होगा अब आगे? क्या युवराज टीम काशी को हरा पाएगा या उसने कोई गलत कदम उठा लिया है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, 344वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज और वो लड़की सामने मंच पर आ गए थे। दोनों की आंखें एक दूसरे को टकरा रही थी। एक और वो थी जो डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी और वो जिसकी आंखें में केवल प्रतिशोध की आग थी। रेफरी ने हाथ ऊपर उठाया और पूरा मंच एक बार फिर शांति में डूब गया। सबकी सांसें थमी हुई थी। सभी दर्शकों की नजरें रिंग पर टेक गई, जहां दो फाइटर आमने सामने खड़े थे और एक तरफ काजल और जो सिर्फ डिफेंस की रणनीति लेकर आई थी, दूसरी तरफ युवराज जिसकी आंखों में शांति तो थी पर भीतर जलती हुई आग की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। जैसे रेफरी का हाथ नीचे गिरा, पहला राउंड शुरू हो गया। दोनों फाइटर अपनी जगह से एक दूसरी ओर धीरे धीरे बढ़े। युवराज ने अपने कंधे थोड़े ढीले किए, गर्दन को हल्का सा झटका दिया और एक छोटी सी सांस भरते हुए पहला कदम आगे बढ़ा लिया। काजल ने तुरंत डिफेंसिव स्टांस लिया, अपने दोनों हाथ चेहरे पर से ऊपर उठा लिया और एक पैर खींचकर पीछे बॉडी का संतुलन बना लिया। उसके चेहरे पर तनाव स्पष्ट था, लेकिन वो डर नहीं रही थी। युवराज ने पहला बार बहुत हल्के से किया, एक सीधा पंच जो जानबूझकर धीमी गति से मारा ताकि काजल उसकी गति और मूवमेंट को समझने की कोशिश करे। काजल ने उसे बखूबी ब्लॉक किया, लेकिन ब्लॉक करने के दौरान उसका हाथ थोड़ा सा कांप गया। ये बात युवराज की तेज निगाहों से छुप नहीं सकी। इसके बाद युवराज ने तेज लेकिन छोटे छोटे किक्स काजल की टांगों पर मारे।
दोनों वारों का उद्देश्य सिर्फ विरोधी को परखना था, नुकसान पहुंचाना नहीं। काजल ने पहली किक को अपने घुटनों से रोका और दूसरी किक को पीछे हटाकर बचा लिया। युवराज मुस्कुराया, उसे काजल की सतर्कता अच्छी लगी। 5 मिनट तक दोनों के बीच एक टो लेने वाला खेल चलता रहा। युवराज बार बार अपने मूव्स करता रहा और कभी कोहनियों से पंच और कभी बाएं हाथ कंधे की लात, और लेकिन काजल हर बार को ये ब्लॉक कर रही थी या फिर चकमा देकर बचा रही थी। वो कोई भी अटैक नहीं कर रही थी, केवल डिफेंस कर रही थी ताकि उसका जो जयकाल ने समझाया था वही हो। मगर डिफेंस की एक सीमा थी। काजल की सांसें भारी होने लगी थी, उसके पेट पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। हर बार युवराज का वार रोकते रोकते उसकी कलाइयां थक गई थी। युवराज ने अपनी तेज गति कर दी। उसने बाएं हाथ से एक फिंट मूवमेंट किया जैसे वो मुक्का मारने वाला हो, और तुरंत ही अपने शरीर को घुमाकर दाएं पैर से एक स्पिन किक मारी। काजल ने फिंट देखकर दाएं घुसने की कोशिश की, लेकिन अब असली वार आया। वो पहले ही संतुलन खो चुकी थी। युवराज ने स्पिन किक से उसके कंधे को ठीक नीचे मार दिया, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर धक्का खा गया। वो सीधे रिंग की रस्सियों पर जा टकराई। रस्सियां उसके कमर में लगी और वो झटके से जमीन पर गिर गई। पूरा मैदान एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। रेफरी तुरंत आगे बढ़कर आया और उसने काउंटिंग शुरू कर दी। 1 2 3। काजल उठने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके सांसें अब भी तेज चल रही थी। वो उठ तो गई थी, लेकिन अपने स्टांस में नहीं रह पाई, और रेफरी ने इशारा किया और हाथ उठाकर घोषणा की, पहला राउंड विजेता है कंटेस्टेंट नंबर 089। पूरी दर्शक गहरी तालियों से गूंज उठी। युवराज ने सिर झुकाकर रेफरी और फिर काजल की ओर प्रणाम किया, और उसकी आंखों में किसी प्रकार का घमंड नहीं दिखाई दे रहा था। काजल ने भी झुककर उसका अभिवादन स्वीकार किया। उसके चेहरे पर हर कोई वार का कोई दुख नहीं था। वो जानती थी कि वो जिस फाइटर से लड़ रही वो साधारण नहीं था। स्टेडियम की भीड़ अब धीरे धीरे शांत हो गई थी। पहले राउंड की समाप्ति के बाद रेफरी ने जब 15 मिनट का विश्राम की घोषणा की तो हर कोई थोड़ी राहत की सांस लेने लगा, लेकिन इन कुछ पलों में शांति थी। युवराज जो अपने कोने में अकेला बैठा था, उसके चेहरे पर पसीना भी आ गया था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद उसे अकेलेपन की टीस थी जो अपनों के बिना महसूस हो रही थी। राधिका, रोशनी, सिंधु और राशि सभी रोशनी को उसके गंभीर हालत को देखते हुए उसके कमरे में ले गई थी, और अब यहाँ अकेले में कोना में अकेला ही युवराज बैठा था। दूसरी ओर टीम काशी का कोना पहले से ज्यादा अस्करी और सतर्क हो गया था। जयकाल अब काजल को हर बात के लिए बता रहा था जो उसने युवराज की चालों में देखी थी। उसने पानी की बोतल काजल को दी और उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीरता से बोला, काजल, मैंने पहले की लड़ाइयां देखी है और अभी का राउंड भी। मुझे अब साफ पता चल गया है कि युवराज एक ही कमजोरी रखता है, और वह उसके संवेदनशील बिंदु। काजल उसकी आंखों में झांकते हुए ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। वह जगह हर आदमी की सबसे कमजोर होती है। जयकाल ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें किसी भी तरह कर हर वार करना है, चाहे वो सामने से मौका दे या पीछे से। तुम अपनी चाल को वहीं पर केंद्रित करना। काजल ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद भरने लगी। उसे अब साफ था कि उसने डिफेंसिव नहीं करना और साथ में वार भी करना है। उधर दूसरी दुनिया में स्टेडियम से बहुत दूर और एक छोटे से कमरे में राधिका, सिंधु और राशि रोशनी को लेकर आ गई थी। रोशनी को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और राधिका के माथे पर चिंता की लकीरें भी आ गई थी। उसने धीरे से अपने बैग से सुर्ख रंग की एक कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी निकाली, उन्हें पानी में मिलाकर एक काढ़ा तैयार करने लगी। सिर पर गहरी चोट, शायद ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन उसे होश आने का आसार बहुत कम थे। सिंधु और राशि की आंखों में डर और चिंता दोनों थे। वे दोनों चुपचाप राधिका की मदद कर रही थी, लेकिन राधिका जानती थी कि समय कम है और इस स्थिति में कोई भी चूक रोशनी की जान ले सकती है। वो अब अपनी सुइयां लेकर उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दवा डालने लगी। बार बार भगवान से भी प्रार्थना कर रही थी, हे महाकाल, इसे एक बार होश में लेकर आओ प्लीज। इसी बीच स्टेडियम में 15 मिनट का विश्राम समाप्त हो गया। लाउड स्पीकर पर रेफरी की आवाज फिर से गूंजी, अब दोनों कंटेस्टेंट बीच में फिर से आ जाएं, दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। युवराज ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब फिर वही कठोरता लौट आई थी। उसका ध्यान केवल एक ही चीज पर था, और यह था फाइट। वह बिना डर के, बिना किसी संदेह के रिंग की ओर बढ़ गया। उसका एक एक कदम जैसे जमीन पर बिजली की तरह गिर रहा था, पर युवराज के कानों में अब सिर्फ उसके मन की आवाज थी। रेफरी ने रिंग के मध्य आकर अपने हाथ ऊपर उठाए और तेज आवाज में फिर कहा, दूसरा राउंड शुरू होता है। भीड़ एक बार फिर शोर मचाने लगी। स्टेडियम के हर कोने में आवाजें उठ रही थी, पर इन दो फाइटर्स के बीच अब कुछ नहीं था और बस एक लक्ष्य था। रिंग के बीचों बीच युवराज और काजल एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ वो शक्तिशाली योद्धा था जिसकी रहस्यमय शक्ति अब हर किसी की जुबान पर थी, और दूसरी ओर वो साहसी कन्या
जो अपनी टीम की उम्मीदों के लिए सीने में दबाए हुए लड़ रही थी। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था, लेकिन उसकी आंखों में एक झलक छिपी हुई थी। वो जानती थी कि इस बार की रणनीति कुछ अलग थी। जैक ने उसे समझाया था कि उसके दिमाग में जो घूम रहा था, युवराज की संवेदनशील जगह उसका निचला पेट है। अगर तुम उसका वहां वार करोगी तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। काजल को वह सलाह महत्वपूर्ण लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे लड़ाई जीतनी है तो कम से कम बराबर तक तुलानी होगी। रेफरी ने हाथ ऊपर उठाया और फिर नीचे शुरू कर दिया। दूसरा राउंड शुरू हो गया था। काजल ने बिना समय गवाए तुरंत एक लो किक से युवराज की जांग को निशाना बनाया। युवराज ने बड़ी सहजता से उसे ब्लॉक किया, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी की चमक उठ गई। उसे समझ आ गया था कि काजल इस बार कुछ अलग सोच कर आई है, और वो उसके शरीर के उन हिस्सों को निशाना बना रही थी जिन्हें सामान्यतः विरोधी अनदेखा कर देते थे। अगले ही पल काजल ने एक तेज पंच युवराज के पेट की तरफ मारा, लेकिन युवराज ने एक साइड स्टेप से खुद को बचा लिया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, वो बिल्कुल पूरी तरह से सतर्क हो गया था। काजल एक के बाद उसके संवेदनशील बिंदु पर वार करती जा रही थी। नीचे की तरफ लो किक और पेट के दाएं हिस्से पर मुक्का, और फिर एक तेज अपरकट से उसके सीने की तरफ। लेकिन हर बार युवराज की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि वह आसानी से सभी वारों से बच रहा था। फिर युवराज ने अपना पहला जवाबी वार किया और एक ही किक में काजल के कंधे पर, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और गिरी नहीं। काजल ने तुरंत खुद को संभाल लिया, फिर युवराज की ओर झपटी, लेकिन इस बार युवराज पूरी तरह से आक्रमण के मूड में था। युवराज की आंखों में अब अलग ही आग जल रही थी। उसने काजल के पिछले वारों की दिशा में अब पैटर्न पहचान लिया था। वो जान चुका था कि काजल केवल उसकी कमजोरी ढूंढने की फिराक में है, और अब उसका इरादा था कि रणनीति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करे। युवराज ने 2 कदम पीछे हटकर एक फुल स्पिनिंग किक चलाई, जो काजल के हाथों से टकरा गई। काजल ने उसे ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन उसके हाथ सुन पड़ गए। फिर युवराज ने एक स्टीक मुक्का उसके बाएं कंधे पर मारा, जिससे वो पीछे की ओर लड़खड़ा गई। दर्शकों की सांसें थम गई। हर कोई इस भीषण युद्ध को देखकर स्तब्ध हो गया था। युवराज की चालों में ऊर्जा और सटीकता थी जो किसी अनुभवी सेनानी में होती थी। काजल का हौसला भी किसी योद्धा से कम नहीं था, जो हारने के बावजूद ही अपनी ताकत से लड़ती रही थी। क्या लगता है आपको, युवराज काजल को हरा पाएगा या काजल उसकी कमजोरी का फायदा उठा लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 345वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काजल और युवराज के बीच फाइट हो रही थी। पहला राउंड युवराज ने जीत लिया था और दूसरा राउंड चल रहा था। युवराज ने एक कदम रुख बदल लिया और तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक बाईं ओर झांसा दिया, और जैसे ही काजल ने अपना ध्यान उस दिशा में केंद्रित किया, युवराज ने एक जबरदस्त राउंड हाउस किक उसके पीठ पर दे मारी और उसके रीढ़ की हड्डी पर वो जाकर लगी। काजल की चीख हवा में गूंज गई। वो सीधा रिंग की जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कंपकपा रहा था। सांसें तेज हो गई थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में दर्द की लहर थी। होठों पर एक अधूरा साहस का स्वर आ गया था। रेफरी तुरंत आगे बढ़ा और झुककर काजल की हालात जांचने लगा। वो उसके पेट पर गर्दन को देख रहा था, और कुछ क्षणों के बाद उसने हाथ ऊपर उठाकर घोषणा की, इस फाइट का विजेता है कंटेस्टेंट नंबर 089। स्टेडियम गूंज उठा और सीटी लगातार बज रही थी, लेकिन युवराज शांत खड़ा था। उसकी आंखों में न तो घमंड था और ना ही कोई विजय की मुस्कान। वो बस काजल को देख रहा था, जो अभी भी दर्द से करहा रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, और एक फाइटर की गंभीरता जिसने सिर्फ अपने साथी के लिए न्याय की मशाल जगाई थी। युवराज की नजरें अब जैक पर टिक गई थी। स्टेडियम के भीतर एक बार फिर शोर गूंजने लगा था। अभी अभी युवराज ने काजल के खिलाफ जीत दर्ज की थी, और अब वो अगले मुकाबले के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहां उसे 30 मिनट का विश्राम मिला था, वहीं उसने मंच पर खड़े होकर सबको चौंकाते हुए कहा, मुझे कोई विश्राम नहीं चाहिए। मैं अगली फाइट अभी इसी वक्त करना चाहता हूं। मेरी अगली टक्कर 325 नंबर कंटेस्टेंट से होगी। युवराज की घोषणा सुनकर पूरा स्टेडियम एक पल सन्नाटे में चला गया। फिर अगले ही पल तालियों और आश्चर्य से भर गया। रेफरी ने कुछ पल तक युवराज को देखा, फिर अपने कान में लगे कम्युनिकेशन डिवाइस से निर्देश लेते हुए मंच पर आए और आधिकारिक घोषणा की, जैसा कि आप लोगों ने सुना, कंटेस्टेंट नंबर 089 ने अपने 30 मिनट के विश्राम को स्वीकार कर दिया है। अब अगली फाइट कंटेस्टेंट नंबर 089 वर्सेस कंटेस्टेंट नंबर 325 के बीच होगी। दोनों को तैयारी के लिए 5 मिनट दिए जाते हैं। रॉकी, जो टीम काशी का प्रमुख फाइटर था, पहले रिंग के कोने में खड़ा हुआ था। वो वही व्यक्ति था जिसने रोशनी के सिर पर जानलेवा हमला किया था। और रही बात युवराज के अंदर उठते ज्वालामुखी को, तो उसका खून खोल रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग थी। रॉकी दूसरी ओर उसका जेकाल लीडर, जेकाल ने रॉकी के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे स्वर में कहा, इस बार फ्री स्टाइल मार्शल आर्ट का उपयोग करना। उसकी चाल समझना मुश्किल है, तुम उसे चौंका दोगे।
याद रखना, उसको ताकत से नहीं उसकी सोच से जीतना है। रॉकी ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अविश्वास था, लेकिन युवराज की उपस्थिति से उत्पन्न दबाव को महसूस कर रहा था। युवराज रिंग के कोने में अकेला खड़ा था। उसकी पूरी टीम रोशनी के कमरे में थी और उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। उसने कोई वार्म अप नहीं किया था। उसके लिए अब यह केवल एक मुकाबला नहीं था और युद्ध बन गया था। रेफरी ने अपना हाथ उठाया और गर्जना की। पहला राउंड शुरू होता है, दोनों फाइटर तैयार रहें। रॉकी ने फ्री स्टाइल में अपनी मुद्रा ले ली और उसने बाएं पैर से एक झूठा कदम उठाया, फिर तुरंत दाएं हाथ से स्पिन करते हुए युवराज की तरफ किक दे मारी। युवराज ने वो तुरंत पहचान लिया और केवल गर्दन झुकाकर उससे बच लिए। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी, जैसे उसने सामने वाले की चाल को पूरी तरह से पढ़ लिया हो। फिर रॉकी ने एक के बाद एक फ्री स्टाइल मूव आजमाने शुरू कर दिए। उल्टे हाथ से पंच और अचानक नीची पोजीशन से जंप करके अटैक। हर मूव अप्रत्याशित था, लेकिन युवराज हर बार उस वार को महज आधे सेकंड पहले ही पढ़ लेता और उसका जवाब दे देता। कभी घुटनों पर वार करता, कभी पैरों से चक्कर खाकर घूमकर अटैक करता। युवराज अब भी शांत था, लेकिन उसके हर मूव में गहराई थी। उसने अभी तक एक गंभीर वार नहीं किया था। वो रॉकी की स्टाइल को पूरी तरह से समझने में व्यस्त था। रॉकी थकने लगा था, उसकी सांसें भी तेज होने लगी थी। तुम वही हो ना जिसने रोशनी पर वार किया था? युवराज ने एक झटका देकर रॉकी को पीछे ढकेला और धीमे से कहा। रॉकी ने कुछ नहीं कहा, बस दांत भींचकर एक जोरदार पंच मारा और युवराज ने वो पंच ब्लॉक किया। इस बार उसने खुद आगे बढ़ते हुए पहली बार रॉकी के कंधे पर एक भारी घुटना मारा। रॉकी लड़खड़ा गया। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी तुमने उसके सिर पर वार किया। युवराज उसके चारों ओर घूमते हुए एक बार नई दिशा से वार कर रहा था। उसका हर मूव अब आक्रामक हो चला था। रॉकी पूरी तरह से डिफेंसिव हो गया था। वो फ्री स्टाइल को भूल गया था और उसके मुंह में अब सिर्फ ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन युवराज की गति इतनी तेज थी कि ब्लॉक करना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक युवराज ने जमीन से हल्का उछलते हुए एक चक्रीय किक मारी, जो रॉकी की पसलियों पर लगी और रॉकी की चीख निकल गई। फिर युवराज ने अपना सबसे खतरनाक मूव दिखाया। वो पीछे की 2 कदम बढ़ गया और जमीन पर हाथ टिकाते हुए हवा में चक्कर खाकर पूरी तरह से रॉकी की पीठ पर ठीक रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से एक तेज किक मारी। धाएं। एक भारी आवाज के साथ रॉकी की देह हवा में उछली और फिर रिंग के जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ी। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। रेफरी ने तुरंत आगे आया और रॉकी की स्थिति जांच करने लगा। रॉकी हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन आंखें बंद थी और उसके मुंह से दर्द भरी सांसें निकल रही थी। रेफरी ने हाथ ऊपर उठाया और कहा, इस मुकाबले और इस निर्णायक फाइट के विजेता हैं कंटेस्टेंट नंबर 089। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन युवराज की आंखें अभी भी ठंडी थी। वो जश्न नहीं मना रहा था। उसके लिए फाइट एक मुकाबला नहीं, एक न्याय था। युवराज धीरे धीरे रिंग से नीचे उतरा। उसकी आंखों में अभी एक ज्वाला झलक रही थी और जो ज्वाला उस चोट का हिसाब लेने के लिए मजबूर कर रही थी। उसकी निगाहें अब भी जयकाल को घूम रही थी, मानो कह रही, आज नहीं लेकिन बहुत जल्द। लेकिन आज की तीनों फाइट समाप्त हो चुकी थी। नियम के अनुसार अब कुछ भी करना संभव नहीं था। इसलिए बिना किसी को कुछ कहे युवराज तेजी से स्टेडियम से बाहर निकला और दौड़ता हुआ रोशनी के कमरे की ओर चल पड़ा। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे और दिल की धड़कनें कानों तक गूंज रही थी। कमरे के दरवाजे को जोर से खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसा, उसका दिल कांप उठा। सामने का दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। रोशनी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें धीमी थी और उसके पलकों के नीचे नीले साए उभर आए थे। राधिका पूरी एकाग्रता से उसके सराहने बैठी थी। उसके थैलियों को पकड़े हुए बार बार ऊर्जा बिंदु पर दबाव डाल रही थी। सिंधु और राशि कोने में खामोश खड़ी थी और आंखों में भय और चिंता उनकी भी आ गई थी। राधिका, राधिका, कैसी है रोशनी? युवराज ने घबराई हुई आवाज में आते ही पूछा। राधिका ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, बहुत गंभीर हालत है। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसकी स्थिति स्थिर नहीं हो रही है। 5-5 मिनट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसका सिर बहुत बुरी तरह से चोटिल हुआ है। दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है और ये सामान्य चोट नहीं है, जिसकी वजह से क्लॉट ही बन गया होगा। युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कुछ तो होगा, कोई तो तरीका, कोई उपाय, तुम बताओ क्या चाहिए। राधिका ने थक कर एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, हमें ब्लैक कमल का फूल चाहिए। वो ही इसकी उम्मीद है और उसी से हम उसकी आंतरिक ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर सकते हैं, जिससे उसकी चेतना बच सकती है। तो फिर बताओ ना, वो कहाँ मिलेगा? मैं अभी जाकर ले आता हूँ, युवराज ने पूछा। राधिका का चेहरा एक पल को सहम गया। उसने नीचे देखते हुए कहा, युवराज, वो फूल बहुत दुर्लभ है, सिर्फ कश्मीर की घाटियों में है और घाटियों में एक विशेष गुफा के भीतर उगता है। वहां पहुंचना आसान नहीं और उस गुफा की रक्षा कई प्राकृतिक बाधाओं और ऊर्जा रक्षकों के द्वारा की जाती है।
वहां लोग और गए तो हैं, लेकिन लौटे नहीं। युवराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था। हमारे पास कितना वक्त है रोशनी? राधिका ने एक नजर रोशनी की तरफ डाली, भराए हुए स्वर में कहा, सुबह होने तक सिर्फ 10 से 12 घंटे। मैं अपनी सारी ऊर्जा लगाकर उसे सुबह तक जीवित रख सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अगर उस वक्त तक ब्लैक कमल नहीं आया तो हम उसे खो देंगे। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ रोशनी की धीमी सांसें आवाज सुनाई दे रही थी और राधिका के माथे पर टपकता पसीना। युवराज ने एक बार रोशनी के चेहरे को देखा, उसके होठ भी लीने पड़ गए थे। ठीक है राधिका, मैं लेकर आता हूँ, चाहे किसी भी कीमत पर मुझे लेकर आना पड़ेगा, युवराज ने दृढ़ होकर कहा। उसने एक बार फिर राधिका का हाथ थामा और गहरी नजर से कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं प्लीज इसे जिंदा रखना। राधिका की आंखों से आंसू बहने के लिए उसने धीरे से सिर हिलाए और युवराज के हाथ पर अपनी हथेली रख दी। युवराज ने बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसके ठीक पीछे सिंधु और राशि भी चलने लगी। युवराज ने जब उनको देखा तो कहा, तुम दोनों कहाँ आ रही हो? तुम यहीं रहो, राधिका को तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन वो दोनों उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। तो अंत में युवराज ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो राशि, तुम राधिका के साथ रुक जाओ, मैं सिंधु को अपने साथ ले जाता हूँ। अब युवराज सिंधु को अपने साथ लेकर ब्लैक कमल का फूल लेने के लिए निकल पड़ा था। क्या लगता है आपको, युवराज ब्लैक कमल ले आएगा? क्या रोशनी को बचा पाएगा? और अगर रोशनी को कुछ हो गया तो सीनियर अभिमन्यु को क्या जवाब देंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें कहानी को, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।